बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आप सभी बच्चों का जो अभी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू क्लासेस सेशन, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर की के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ में, विथ इजी ट्रिक्स। तो आज एक और नए बेहतरीन सेशन के साथ में, जिसका नाम है सिलेक्शन सेशन 5। और ये जो सेशन रहने वाला है बच्चों, मोस्टली यूपी ट्रिपल एसएससी, जो भी बच्चे अभी यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास तौर पर ये सेशन रहने वाला है। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हमने आपके यूट्यूब चैनल पे है कि आपने देखी होगी। और मैं आप सभी से एक बार ज़रूर है कि ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों, जो भी यूपी ट्रिपल एसएससी का 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम से पहले अगर आप इन क्लासेस को नहीं देखे, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, तो ज़रूर आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस है, जो जो सिलेबस मैक्सिमम पोर्शन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उस सिलेबस के प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक टॉपिक को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा डाउट रहते हैं, सस्पेंस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इसकी से रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों, इस चैनल पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिला है, हाउ टू सेलेक्ट इन एग्जाम, कि एग्जाम के अंदर हम सेलेक्ट कैसे हो, किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो, उसको लेकर भी ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम से पहले हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्जाम के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कम से कम गलतियां हो और हमारा परिणाम अच्छा आए। उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिए, काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना किसी डिले के हम आज का हमारा सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं। सिलेक्शन सेशन 5, नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लासेस। जिन जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया, जरूर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉर्मल कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस was first adopted by the International Council of Nurse ICN in which year? पढ़िए अच्छी तरह से और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। बच्चों, आपसे पूछा गया, नर्सों के लिए औपचारिक आचार संहिता पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद आईसीएन द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी, 1953 के अंदर, 1953 के अंदर आईसीएन द्वारा एक औपचारिक आचार संहिता पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा अपनाई गई थी, जो कि 1953 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ और वो जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेन एलिमेंट ऑफ द आईसीएन कोड ऑफ इथिक्स? बच्चों, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स टॉपिक से कई सवाल पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीएन आचार संहिता के चार मुख्य तत्वों में से एक नहीं है? वो आपको बताना है जो नहीं है। ऐसी जो चीज़ें हैं अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इन बातों पर खास ध्यान रखना है। कई बार होता है कि जो नहीं है एक्सेप्ट वो चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो पहली जो चीज़ है, नर्स एंड पीपल, बी है नर्स और अभ्यास, सी है नर्स एंड पॉलिटिक्स, और जो डी है वो ये कह रहा है नर्स एंड सहकर्मी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आईसीएन आचार संहिता के चार मुख्य तत्वों में से शामिल नहीं है? सी ऑप्शन बच्चों, नर्स एंड पॉलिटिक्स। नर्स एंड पॉलिटिक्स, इसको जो है आईसीएन की आचार संहिता के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं किया गया। तो सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, याद रखना है बच्चों। लेकिन अगर ए, बी और डी के बारे में देखें तो बिल्कुल नर्स एंड लोग, नर्स एंड पीपल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड कोवर्कर्स, ये चीज़ें शामिल की गई है। लेकिन राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और एम्स के अंदर भी है कि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। चलिए,
क्वेश्चन कह रहा है नर्सिंग में स्वायत्तता ऑटोनॉमी के नैतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग इक्वल केयर टू एवरीवन, सभी को समान देखभाल प्रदान करना, यह होता है क्या? मरीज के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना, मरीज को कोई नुकसान न पहुंचना और हमेशा सच बोलना। देखिए बच्चों, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनकी एक खास टर्मिनोलॉजी होती है। तो इसके अंदर जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? रेस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट्स टू मेक देयर ओवन डिसीजन, मरीज के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना। ऑटोनॉमी जो शब्द है वो होता है अपने आप, इस वर्ड को समझिए। ऑटोनॉमी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप, स्वयं से। तो इसमें जो ऑप्शन बी कह रहा है कि मरीज के स्वयं से निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना, बच्चों जो राइट आंसर है वो है इसका बी। लेकिन बी से पहले अपन ये देख लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है और जो डी इसमें दे रखा है वो क्या है। ए कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द इक्वल केयर टू एवरीवन, सभी को समान रूप से, सभी को समान रूप से देखभाल करना। तो इसको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको करना है जस्टिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जस्टिस। सी कह रहा है डूइंग नो हार्म टू द पेशेंट, डूइंग नॉट, मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप जब है कि मरीज को आईवी लाइन दे रहे हैं, आप मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वो आपका प्रोसीजर करने से मरीज को कोई नुकसान हो। तो इस मेथड को, इस जो है सिद्धांत को, इस इथिकल प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बच्चों नॉन मालफिसेंस, नॉन मालफिसेंस, ये याद रखना है। और डी कह रहा है ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेरासिटी, इसको बोलते हैं वेरासिटी। टेलिंग द ट्रूथ, पेशेंट को हमेशा सच बात बतानी है कि आपको ये बीमारी हुई है, आपकी रिपोर्ट में ये गड़बड़ी आई है और आपको है कि इन दवाओं को लेने की ज़रूरत है, आपको ये ऑपरेशन होने वाला है, आपको ये गंभीर बीमारी है, जो भी उससे रिलेटेड संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है, आपको सच बोलना है, ये प्रिंसिपल है। और सच बोलने के प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, वेरासिटी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है आपसे, उससे पहले हम कुछ बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइनों के बारे में जानते हैं। बच्चों मोटिवेशन, विश्वास, ये हमारे अंदर जब तक नहीं है किसी भी लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हुई आपकी स्क्रीन पर। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का जब सही हो, सही समय ही समय पर इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बच्चों समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही समय पर इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है, कि कब आपको किस समय को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब जो आपका एग्ज़ाम का समय बच गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सदुपयोग करना है, इसमें अपने आप को खर्च करना है। अपने आप को खर्च करने का मतलब सारा जो आपका टाइम है, सारा जो आपका डेडिकेशन है, मेहनत है, अपने एग्ज़ाम के लिए आपको देना है, ताकि आपका एग्ज़ाम का परिणाम बच्चों बहुत सफल हो, अच्छा हो। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस तो आपको मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी गाइडलाइंस, बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको मिलती है कि एग्ज़ाम के दौरान है कि आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ए प्रोफेशनल नर्स एएनएम मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, एक पेशेवर नर्स है, एएनएम को बिना किसी भेदभाव के नर्सिंग देखभाल प्रदान करनी चाहिए, चाहे वह आधारित हो जाति या धर्म पे, सामाजिक स्थिति पे, राजनीतिक विश्वास पे। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। आपको जो है इन सभी चीज़ों को, एक पेशेवर जो नर्स है, इन सभी चीज़ों के अंदर आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को, या उसका सोशल स्टेटस किसी भी तरह का हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है या फिर साधारण आदमी, सबको इक्वल रूप से, समान रूप से है कि आपको देखभाल करनी है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 5, मरीज की व्यक्तिगत और चिकित्सा जानकारी को गुप्त रखना क्या कहलाता है? क्या ये सत्यनिष्ठा है, क्या परोपकार है, क्या गोपनीयता है, क्या निष्ठा है? क्या बिल्कुल बच्चों ये सत्यनिष्ठा तो है ही है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। मरीज की जो व्यक्तिगत और चिकित्सा जानकारी को गुप्त रखना है, यानी पेशेंट की रिपोर्ट्स क्या है, पेशेंट के बारे में स्टेटस क्या है, पेशेंट को क्या ऑपरेटिव प्रोसीजर होने वाला, पेशेंट को जांचों में क्या अबनॉर्मलिटी है, उससे संबंधित किसी भी तरह की बात है,
आप सिर्फ पेशेंट को बताएं, पेशेंट के अलावा ऐसा नहीं हो कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले, या दूसरे पेशेंट है, दूसरे पेशेंट के कोई अटेंडर्स आ गए वो आपसे पूछे, तो उनको नहीं बताना है, उनको आपको कॉन्फिडेंशियली रखना है, गोपनीय रखना है। तो ये जो एक नर्सिंग का सिद्धांत कहता है कि पेशेंट से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, गुप्त रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी। सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। वेरासिटी का मैंने बताया है कि टेलिंग द ट्रूथ, वेरासिटी के बारे में ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, टेलिंग ट्रूथ, सत्य बोलना है, सच सच बात बताने। बेनिफिशियंस का मतलब होता है मरीज को लाभ प्रदान करना। और कॉन्फिडेंसी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि मरीज को जो है जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको आपको है कि कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगली स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वो ये कह रहा है बच्चों, नर्सिंग नैतिकता के संदर्भ में बेनिफिशियंस का क्या अर्थ है, क्या नुकसान से बचाना है क्या? देखिए, बेनिफिशियंस से नुकसान से तो बचता ही बचता है, लेकिन बेनिफिशियन आप करेंगे तब वो नुकसान से बचता है। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरों के लाभ के लिए कार्य करना। सी कह रहा है कि सभी के प्रति निष्पक्ष होना, बीइंग फेयर टू ऑल, और कीपिंग प्रोमिसेस, वादे निभाना। तो सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि सभी के प्रति निष्पक्ष होना। नहीं, बी जो ऑप्शन है बच्चों आपका राइट आंसर रहने वाला है। व्हाट डज बेनिफिशियंस मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग इथिक्स, नर्सिंग इथिक्स बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? तो बी जो कह रहा है एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए यानी कि मरीज के लिए लाभ प्रदान करना है, आपको ऐसी केयर देना है, इस तरह से आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ में है कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है कि उस मरीज को लाभ हो, उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो। बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑब्टेनिंग ए पेशेंट्स परमिशन बिफोर ए प्रोसीजर इज ए लीगल एंड इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉन एज। बच्चों ये चीज़ तो आपको पता ही है, जब भी किसी मरीज का ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है या फिर किसी भी तरह का आपको प्रोसीजर करना, तो उससे पहले मरीज से कि कंसेंट लिया जाता है। और उस कंसेंट को क्या बोलते हैं, यही आपका सवाल है। किसी प्रक्रिया से पहले मरीज की अनुमति प्राप्त करना एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे क्या कहते हैं? क्या ये वर्बल होता है, क्या मौखिक रूप से कह सकते हैं, क्या पेशेंट से मौखिक रूप से पूछ सकते हैं कि ये ऑपरेशन कर दें क्या? मरीज कह देता हाँ कर दो, तो कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति, मरीज से रिटर्न में लिखवाना है, साइन करवाना है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि किसी भी प्रोसीजर से, किसी भी ऑपरेशन करने से पहले मरीज की सहमति ली जाती है, जो कि कानूनी रूप से होती है, लिखित में होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सी कह रहा है फोर्स्ड परमिशन, जबरदस्ती साइन नहीं कराने। और डी कह रहा है हॉस्पिटल पॉलिसी, अस्पताल की नीति, क्या अस्पताल कर सकता है किसी का भी ऑपरेशन? नहीं। तो बी जो है वो राइट आंसर है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोगजनक के शरीर में प्रवेश और पहले लक्षण के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? बच्चों सवाल को समझना है अच्छी तरह से। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ ए पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको मलेरिया है, लेकिन मलेरिया के रेस्पॉन्सिबल होता है एक मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। उसने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया ह्यूमन बॉडी में, और ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसके बाद में मरीज को जो पहला सिम्टम आता है, मान लीजिए पहला उसको फीवर आया, तो जब मॉस्किटो ने वो पैथोजन उसकी बॉडी में है कि इंसर्ट किया और पहला जो सिम्टम आया, उस दौरान के पीरियड को क्या कहते हैं? ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी, इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि कोई भी डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी डिजीज के लिए पैथोजन जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद में जो पहला सिम्टम अरेज होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सी, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर है कि आप कमेंट करें कि इसका जो है आंसर क्या रहने वाला है। जिन जिन बच्चों ने इसका सही कमेंट किया, मैं समझ सकता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और एग्जाम के अंदर है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जो है वो किस स्तर का प्रिवेंशन है, प्रतिरक्षण रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आता है? क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी या फिर प्रीमोडियल है? बच्चों मैं बात बता रहा हूँ कि पहले की क्लासेस के अंदर हमारे इस चैनल पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है बहुत सारी चीज़ें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम। पहला जो आंसर है। और देखिए प्री मॉड्यूल के अंदर मैंने बताया था, प्री मॉड्यूल के अंदर आता है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर, कोई भी डिजीज से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है उसको टर्मिनेट करना प्री मॉडल में आता है। प्राइमरी में आता है इम्यूनाइजेशन, सेकेंडरी में आता है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस किसी चीज़ का जांच करना, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट को चेक करना, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करना, ये आता है सेकेंडरी में। और टर्सरी प्रिवेंशन जो आता है किसी भी व्यक्ति को डिसएबिलिटी से बचाने के लिए, डिसएबिलिटी से बचाने के लिए जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों टर्सरी प्रिवेंशन। बच्चों हर क्लास के अंदर मैं आपसे कहता हूं और आज भी कहना चाहूंगा कि जब जब भी आपका मन उदास हो, जब जब भी आप डिमोटिवेट होने लगे, आपको लगने लगे कि पढ़ते पढ़ते थकान हो गई, अब नहीं पढ़ा जाता, बच्चों उन लोगों के चेहरे जरूर याद करना जिन्होंने कहा कि रहने दे, तुमसे नहीं होगा। और जब आप उन लोगों के चेहरे याद करोगे कि उसने मुझे कहा था कि तुमसे नहीं होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर दौड़ेगी, मेहनत करने लगोगे, माइंड आपका फिर से है कि आपको एक मोटिवेट करेगा कि नहीं तुझे पढ़ना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। और वो चीज़ आपके एक सफल और सुखद परिणाम में परिवर्तित होगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो 11 जनवरी का आपका एग्ज़ाम होने वाला जरूर है कि आप उसके अंदर सेलेक्ट होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ऐसी डिजीज जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, जैसे बात करते हैं रेबीज, इन्फेक्टेड एनिमल्स यानी मुख्य रूप से डॉग से जो है वो डिजीज जो है मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफर होती है। तो पहले तो इसका राइट आंसर बताना चाहूँगा वो है बी, जूनोटिक। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इसका जो आंसर है क्या है, जूनोटिक। ये जो डिजीज जानवरों से मनुष्य में फैलती है उन्हें अपन बोलते हैं जूनोटिक। लेकिन बच्चों ये भी हमको समझना है कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक का मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि 2-4 गाँवों के अंदर कोई बीमारी फैल रही है इन्फेक्टेड वाटर की वजह से, वो पानी जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा है और फ्लोराइड होने की वजह से दांतों से संबंधित समस्याएं, दांतों से जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स, फ्लोरोसिस, इस तरह की बीमारियां बार बार हो रही है। लेकिन वो पूरे जिले में नहीं फैल रही, पूरे राज्य में नहीं फैल रही, एक पर्टिकुलर एरिया में ही फैल रही है, इससे बाहर नहीं जा रही, तो उन डिजीज को बोलते हैं एंडेमिक। जूनोटिक जो जानवरों से मनुष्य में होती है। याट्रोजेनिक डिजीज जो होती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस प्रिवेंशन, यानी कि किसी डिजीज के ट्रीटमेंट करने के दौरान, डायग्नोस करने के दौरान, प्रिवेंशन के दौरान कोई भी डिजीज अगर हो जाती है, वो मोस्टली मैं कहूँगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को, जैसे कि हम किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, निडल स्टिक इंजरी पढ़ा था आपने। और मैं बताना चाहूँगा कि एड्स, HIV जो होता है 1:300 होता है। 300 में से किसी एक केस में ऐसा होता है कि अगर आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो वो जो है निडल स्टिक इंजरी की वजह से वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी इन्फेक्टेड निडल की वजह से, या फिर आप किसी को नेम्बुलाइज करने जा रहे हैं उसकी वजह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से आपको कॉमन कोल्ड हो गया, तो ट्रीटमेंट के दौरान, पेशेंट को डायग्नोस करने के दौरान उस पेशेंट की वजह से वो बीमारी आपको भी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं iatrogenic, यानी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग डायग्नोसिस। और बच्चों कहूँगा एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक जो होती है वो डिजीज होती है एक लार्ज एरिया को इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ केसेस उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो गया, उन्हें हम बोलते हैं एपिडेमिक। तो दीज ऑल आर अबाउट द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, और उसे हम कहते हैं जूनोटिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर पड़ी अच्छी तरह से, और इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर से एक ही जवाब दें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन जिन बच्चों ने इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दिया, मैं समझूंगा कि तैयारी बहुत अच्छी है। अब तो बस आपका एग्ज़ाम का और रिजल्ट का ही इंतज़ार होना बाकी है।
क्वेश्चन नंबर 11 करें, ए कंटामिनेटेड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट दैट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। एक दूषित निर्जीव वस्तु जो संक्रमण फैला सकती है उसे क्या कहते हैं? जरूर से कि कमेंट सेक्शन में जवाब दें। देखिए बच्चों, जो दूषित है, निर्जीव वस्तु है और वो संक्रमण फैला सकती है, इसका जो राइट आंसर है मैं बताऊंगा आपको कि सी, फोमाइट है। उसको हम क्या बोलते हैं? फेमाइट है। वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? वेक्टर का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करता है। जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कौन? मॉस्किटो। मॉस्किटो है वो क्या है? वाहक है। वो वाहक है, जैसे वाहन किसी वस्तु को ढोता है एक जगह, ठीक उसी तरह से वो वेक्टर होता है। मॉस्किटो उस मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है कि ट्रांसमिट करता है, तो मॉस्किटो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। रिजर्वायर यानी जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है, जिस पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ तो उस पेशेंट को बोलेंगे रिजर्वायर, की उसने इन्फेक्शन है कि रिसीव किया है। फोमाइट वो सारी ऑब्जेक्ट, वो सरफेस, वो ऑब्जेक्ट जो कि निर्जीव है, वो सजीव नहीं निर्जीव, लेकिन उस पर इन्फेक्शन है। जैसे किसी कंटामिनेटेड सरफेस को हमने छुआ और छूने की वजह से किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया, त्वचा से संबंधित संक्रमण हो गया, तो उसे हम बोलेंगे फोमाइट। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है बच्चों मेजबान। मेजबान क्या होता है? जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है उसे हम बोलते हैं मेजबान। और मेजबान का मतलब ये होता है कि यहाँ मेहमान नवाजी किसकी? रोग की। रोग की मेहमान नवाजी की, आओ आओ तुम हमारे अंदर है कि रोग उत्पन्न करो। तो वो लोग कौन से होते हैं? वो ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। क्या होता है बच्चों? जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाते और किसी भी तरह के बेसिक जो एंटीजन है बॉडी में एंटी करते हैं उनको है कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर दे। मैं बात बता रहा था होस्ट की। होस्ट क्या होता है? जिनके इम्यून सिस्टम कम होता है, वो इन्फेक्शन को जल्दी है कि रिसीव कर लेते हैं, उनके अंदर जल्दी इन्फेक्शन है कि ट्रांसमिट होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं होस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का उदाहरण है? ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड वाटर की वजह से होता है? तो बच्चों सी जो है इसका राइट आंसर है कोलेरा। सी, कोलेरा। ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है। कोलेरा जो होती है वो क्या होती है? ये होता है बच्चों वाटर बॉर्न डिजीज। और मैं बात करूं कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स। ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स जो होती है ये होती है बच्चों एयरबॉर्न डिजीज। अब बात करें मलेरिया की। मलेरिया जो होती है वो होती है वेक्टर बॉर्न, यानी जो मॉस्क्यूटो होता है वो इसको ट्रांसमिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो मलेरिया का क्वेश्चन पूछे तो बताना वेक्टर बॉर्न। ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स का पूछे तो बताना है बच्चों एयरबॉर्न। कोलेरा का पूछे आपसे तो आपको बताना है वाटरबॉर्न डिजीज। अगला क्वेश्चन, हर्ड इम्यूनिटी निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान नहीं करती? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो आपको समझना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। हर्ड इम्यूनिटी निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान नहीं करती है? आपको क्या पूछा गया? जिस रोग से हर्ड इम्यूनिटी हमें नहीं बतानी है वो आपको बताना है। तो मैं पहले मैं आपको बताऊंगा हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है बच्चों एक लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें सभी लोगों ने कि टीका ले रखा है, कोई वैक्सीन ले रखी है। तो इससे ये होगा कि एक कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि 5 से 10 हज़ार लोग, उन सब ने एक ही वैक्सीन ले रखी है। वो वैक्सीन जैसे अभी बात करते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन है, या फिर अपन बात करते हैं कि वो जो है मान लीजिए मीजल्स की वैक्सीन है, डिप्थीरिया की वैक्सीन है, बीसीजी की वैक्सीन है। तो वैक्सीन ले रखी है बहुत से लोगों ने, तो उससे ये होगा कि वो रोग एक रोग से दूसरे रोग यानी पॉपुलेशन के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होगा।
तो पोलियो, मीजल्स और डिप्थीरिया, ये जो तीन ऑप्शन है ए, सी और डी, ये आता है, इनमें हर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये जो डिजीज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। लेकिन हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर है वो है बी, टिटेनस से हर्ड इम्यूनिटी नहीं बचाती, क्योंकि टिटेनस का वैक्सीन है, पूरी पॉपुलेशन अगर ले रखा है फिर भी चांसेस है कि वो ट्रांसमिट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टिटेनस का जो माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये किस में होता है? ये डस्ट में होता है, डस्ट, इन्फेक्टेड डस्ट पार्टिकल्स में होता है, या फिर ये किसी, जैसे बात करते हैं गोबर में हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को अगर इंजरी होती है, चोट लगती है, ओपन वुंड बन जाता है, घाव बन जाता है, वहां पर डस्ट पार्टिकल लग जाते हैं और उसके अंदर अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है तो उस व्यक्ति को है कि टिटनेस हो सकता है। यानी कि भले ही वो कितने ही लोगों ने है कि इम्यूनिटी ले रखी है, लेकिन ये टिटनेस ट्रांसमिट हो सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी हमें टिटनेस से नहीं बचाती, लेकिन पोलियो, मीजल्स और डिप्थीरिया, ये तीन चीजें हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इससे हर्ड इम्यूनिटी, यानी सभी लोगों ने अगर वैक्सीन ले रखा है तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोलेशन ऑफ ए सिक्स पर्सन इज ए मीजर टेकन, बीमार व्यक्ति को अलग रखना, आइसोलेट करना कौन सा उपाय होता है? रोगी की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं क्या? संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, या फिर रोग को जल्दी ठीक करने के लिए, या पोषण में सुधार करने के लिए? एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कोविड-19 में आपने सुना होगा आइसोलेशन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया ड्रॉपलेट, इस व्यक्ति के अगर संपर्क में दूसरे लोग आएंगे, दो के साथ तीसरा आएगा तो वो चेन बनती जाएगी, इन्फेक्शन बनता जाएगा। लेकिन उसी एक व्यक्ति को बाकी सब लोगों से अलग रख दिया है, उसके एक अलग कमरे में रखा जा रहा है या फिर एक अलग आइसोलेशन रूम में रखा जा रहा है, तो उसके संपर्क में जो कोई व्यक्ति आएंगे नहीं तो वो इन्फेक्शन की चेन जो टूट जाएगी, संक्रमण की जो श्रृंखला है वो टूट जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी, यानी कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिन जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ आपको याद रखने वाली चीज़ें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, आराम से नोट्स बना सकते हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आए इसका खास तौर से ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन, एक्सेप्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, नोट, इस तरह के जो सवाल आते हैं उन पे खास ध्यान रखना है। यानी कि प्रत्येक संपर्क संचरण डायरेक्ट कांटेक्ट में इसके अलावा सब शामिल है, लेकिन कौन सा नहीं है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, त्वचा से त्वचा का संपर्क होता बिल्कुल नहीं, ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी कोई इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है। वेक्टर बॉर्न जो डिजीज, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया है तो एक व्यक्ति के संपर्क में दूसरा व्यक्ति आएगा तो उससे है कि मलेरिया नहीं हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि मलेरिया जो होता है उसके लिए मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो मॉस्किटो ही है कि उसके पैथोजन को है कि ट्रांसमिट करता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वारंटाइन क्या है? बीमार व्यक्ति का इलाज करना, संक्रमण के संपर्क में आए स्वस्थ व्यक्तियों की निगरानी करना, जनसंख्या टीकाकरण करना, या फिर अस्पताल को कीटाणु रहित रखना। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को सस्पेक्ट है, संदेह है हमें कि हो सकता है कि ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है और इसे ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे अलग रखा जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, निगरानी करने के लिए, कि उसमें भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्शन सेशन 5 का 17 क्वेश्चन नंबर, घरेलू स्तर पर पानी के कीटाणु शोधन के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कौन सा केमिकल है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए घरों में हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं मुख्य तौर पे, आम तौर पे घरेलू स्तर पर? ये शब्द आपको याद रखना, आम तौर पे क्या किया जाता है घरों में हम यूज़ करते हैं बच्चों? क्लोरीन, ए, याद रखना एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैदानी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जनसंख्या मानक क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन नॉर्म फॉर ए सब सेंटर इन प्लेन एरियाज? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान रखना है। सब सेंटर,
सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी। पॉपुलेशन नॉर्म क्या होनी है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ प्लेन एरिया पे, और ये मैं बात कर रहा हूँ हिली एरिया पे। बच्चों सब सेंटर जो होता है अगर प्लेन एरिया पे है, अगर सब सेंटर की बात करें और एरिया प्लेन है, प्लेन एरिया पे जो सब सेंटर वो 5000 की पॉपुलेशन, पहले तो मैं बताऊंगा इसका आंसर जो रहने वाला है सी जो है राइट आंसर रहने वाला है। सब सेंटर 5000 की पॉपुलेशन है तब वहां पर एक सब सेंटर है कि ओपन किया जाता है, लेकिन वही हिली एरिया में अगर 3000 की अगर पॉपुलेशन है तब भी वहां पर है कि एक सब सेंटर है कि एस्टेब्लिश किया जाए। अब बात करते हैं पीएचसी की। पीएचसी जो होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे। यदि प्लेन एरिया है ये भी याद रखना, तो 30,000, और हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरिया का मतलब होता है बच्चों पहाड़ी क्षेत्र, उस एरिया के अंदर 20,000 की पॉपुलेशन पे पीएचसी होता है। सीएचसी की बात करें तो 1,20,000 प्लेन एरिया के अंदर, और 80,000 जो है वो आपको बात बताना है कि हिली एरिया में। और सवाल अगर इस तरह से है सब सेंटर पे, पीएचसी पे, सीएचसी पे पॉपुलेशन कितनी होनी है, तो ऑप्शन में आपको 3,000 से 5,000 तो ये करना है। पीएचसी पूछे 20 से 30,000 और सीएचसी पूछे तो 80 से 20,000। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मैदानी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जनसंख्या मानक क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रेफरल यूनिट। पहला, पेशेंट को आप पहली बार रेफर कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो कि पेशेंट कहाँ आएगा, पीएचसी पे आएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आएगा, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है हम रेफर करेंगे वो कहाँ करेंगे, पहली बार रेफर कहाँ किया था, सीएचसी पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। तो सीएचसी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसे हम कहेंगे फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन ए हिली और ट्राइबल एरिया इज एस्टेब्लिश्ड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन। पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है। अब पूछ लिया गया बच्चों आपको किसका, पीएचसी का पूछा है, किसका पूछा है, पीएचसी का, और कहाँ पूछा है, हिली या फिर ट्राइबल एरिया में, यानी कि आपको पहाड़ी क्षेत्र में पूछा गया है। किसका पूछा गया है, पहाड़ी क्षेत्र में। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर होता है। 30,000 जो होता है वो मैदानी क्षेत्र के अंदर यानी कि प्लेन एरिया में, और हमें पूछा पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको आंसर करना है बी। बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है 20,000 की पॉपुलेशन पे। जी बिल्कुल, 20,000 की पॉपुलेशन पे पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। बच्चों बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां आपको सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर, डाउटफुल चीज़ें जो आपने पहले कुछ और पढ़ रखी होगी, चीज़ें कुछ अपडेटेड होती है, उन अपडेटेड चीज़ों के साथ में आपका सेशन रहने वाला है। हाउ मेनी बेड्स आर टिपिकली अवेलेबल फॉर इंडोर पेशेंट एट ए स्टैंडर्ड पीएचसी। क्या पूछा गया आपसे, स्टैंडर्ड पीएचसी, इस शब्द को ध्यान देना बच्चों, स्टैंडर्ड पीएचसी, स्टैंडर्ड पीएचसी। अगर सिर्फ पीएचसी तो आपको करना 6, स्टैंडर्ड पीएचसी पूछा गया कि एक मानक पीएचसी में आमतौर पर रोगियों के लिए कितने बिस्तर यानी बेड कितने होने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी 10। एक स्टैंडर्ड पीएचसी पे जो 10 बेड है वो मिनिमम होने चाहिए। Which healthcare level provide highly specialized care and act as a regional referral center like as एम्स। कौन सा स्वास्थ्य सेवा स्तर अत्यधिक विशिष्ट देखभाल प्रदान करता है और एक क्षेत्रीय रेफरल केंद्र जैसे एम्स के रूप में कार्य करता है। बच्चों जवाब देना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। एम्स के लायक अगर कोई अस्पताल है तो वो किस लेवल का है, क्या वो प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, टर्सरी लेवल पे। सी जो है इसका राइट आंसर है टर्सरी लेवल पे। गुड, कई बच्चों ने राइट आंसर किया भी है। नेक्स्ट हम बात करें, ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज डिजाइन टू कवर ए पॉपुलेशन ऑफ इन प्लेन एरिया, किसके बारे में पूछ लिया गया अब,
ऑलरेडी मैंने बता दिया। अभी सीएचसी के बारे में पूछा है, क्या पूछा है? सीएचसी। तो मैंने आपको बताया था सीएचसी जो होती है वो बच्चों 1,80,000 से लेकर के 1,20,000 की पॉपुलेशन पे होती है। 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया के अंदर है तो 1,20,000 की पॉपुलेशन जो है वहां पर एक सीएचसी का निर्माण होता है। लेकिन अगर वही हिली एरिया में पूछे तो आपको करना है 80,000। तो ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि 1,20,000, ये बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एट विच लेवल इज एन आशा वर्कर प्राइमरली एक्टिव? आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस स्तर पर सक्रिय होती है? क्या विलेज लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर स्टेट लेवल पे? आशा का मुख्य रूप से वर्क कहाँ होता है बच्चों? विलेज लेवल पे। और वो जो है सब सेंटर से लिंक होता है, विलेज लेवल पर है कि आशा काम करती है। आशा का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फुल फॉर्म ऑफ ASHA याद रखना है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला क्वेश्चन, जिले के प्रशासनिक प्रमुख पर मुख्य माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कौन सी सुविधा कार्य करती है? क्या PSC होता है? क्या किस पे पूछा है? जिले यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस पे पूछा गया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। PSC, CSC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज? तो सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये देखिए, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ना है अच्छी तरह से, जवाब देना है। The three-tier system of rural health care infrastructure in India was primarily based on the recommendation of which committee? कि भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली मुख्य रूप से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? तो आपको आंसर करना है भोर कमेटी। भोर कमेटी। थ्री टायर सिस्टम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसने लागू किया था? भोर कमेटी ने। ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ए, भोर कमेटी ने। सर्जन, फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञ सबसे पहले किस स्तर पर अनिवार्य होते हैं? क्या बच्चों सर्जन की, फिजिशियन की और एक गायनिकोलॉजिस्ट की सब सेंटर पर आवश्यकता होती है? सब सेंटर पे ये अपॉइंटेड होते हैं क्या, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे होते हैं क्या, या CSC पर होते हैं क्या, या टर्सरी हॉस्पिटल पे होता है क्या? बच्चों टर्सरी पर तो होते ही होते हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ जरूरत है? उससे पहले जरूरत है CHC पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो प्लेन एरिया में 1,20,000 की पॉपुलेशन होती है, और इतनी पॉपुलेशन पे सर्जन की आवश्यकता होती है, फिजिशियन की आवश्यकता होती है। यही अगर हिली एरिया में हो तो 80,000 पे ही भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड क्यों करते हैं? सर्जरी करने के लिए, जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए, डॉक्टर की जगह लेने के लिए, या फिर दवाइयाँ देने के लिए? बच्चों PSC पर यानी कि सब सेंटर पर जो फर्स्ट एड हम करते हैं वो करते हैं जीवन बचाने के लिए, या फिर उस पेशेंट की जो स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं हो, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन बी, टू सेव द लाइव्स एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम द वर्सनिंग, सीवियर कंडीशन होने से बचाने के लिए। बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन फर्स्ट एड व्हाट डज ABC स्टैंड फॉर? प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या अर्थ है?